वर्षा का वितरण, वर्षा का होना भी मौसम का ही एक पार्ट है। तो इसका जो समुचित वितरण, कभी बढ़ जाना कभी घट जाना, वो जलवायु परिवर्तन की निशानी है। वृक्षारोपण और वृक्षों की कटाई दोनों का अनुपात ठीक नहीं है। उस मशीनरी से फिर कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है, धूलकण हमारे वातावरण में फैलते हैं। तो कुल मिला के औद्योगिकीकरण भी हमारे लिए इस जलवायु परिवर्तन का एक बहुत बड़ा कारण है। जलवायु परिवर्तन का प्रभाव किसानों पर किस तरह से पड़ रहा है? जलवायु परिवर्तन के कारण जो भी दिक्कतें आ रही है, अगर हम बुंदेलखंड में हैं, यहाँ जो हम लोग महसूस कर पा रहे हैं, जगह के हिसाब से महसूस होता है। हम देख रहे हैं हमारा तापमान अचानक बढ़ जाता है। उस समय हमारे खेत में जो फसलें लगी हुई हैं उनको जल्दी मैच्योर होने के लिए मजबूर करता है, जो उसके उपज को घटा देता है। इसको कहते हैं हम लोग एग्रीकल्चर की भाषा में उसको कहते हैं टर्मिनल ड्राउट। इतने पानी की आवश्यकता पड़ती है फसल को, हम इतना पानी दे नहीं पाते हैं, इतना पानी हमारे पास है नहीं, तो अल्टीमेटली हमारे फसल सूख जाते हैं। उपज के ऊपर असर आया। खरीफ के मौसम में आप देखेंगे तो जलवायु परिवर्तन के कारण पूरे देश भर में, पूरे दुनिया भर में, बुंदेलखंड में मानसून जून के लास्ट में आता है। आमतौर पर यही ट्रेंड है कि जून के लास्ट में मानसून यहाँ आ जाएगा। लेकिन जो मैं पिछले 10 वर्षों से 6 वर्षों से अनुभव कर पा रहा हूँ कि और भी लेट होता जा रहा है। जून के लास्ट में आता है और जितनी मात्रा में आनी चाहिए उतनी मात्रा में नहीं आता है। एक बार बारिश हुई, किसान खुश हुए, खेती के लिए उन्होंने अपना हाथ बढ़ाया, कदम बढ़ाया, और फिर बारिश बंद हो जाती है। जुलाई 20 तक बारिश नहीं हुआ। जुलाई 20 से बारिश शुरू हुआ तो लगातार होते रह गया। तो नहीं होना ये भी समस्या है, और लगातार होते जाना वो भी समस्या है। समय से बुआई नहीं हो पाई फसल की, नहीं होने के कारण नहीं हो पाई बुआई समय से, और जब शुरू हुआ तो फिर बोने का मौका नहीं मिल रहा है। तो फसल की बुआई हो गई देर। जिसको बोना था जुलाई में, अब हम बो रहे हैं अगस्त में। देर में बोने के बाद फसल देर में कटेगा भी, उसका असर आता है रबी की फसल पर। रबी की फसल भी देर हो गई। रबी की फसल देर हुई तो उधर मार्च के महीने में हमको गर्मी मिल जाएगा। हमारा फसल गर्मी में चला गया तो उसकी उपज वहाँ कम हो गई। अल्टीमेटली जो किसान उसको उगा रहा है, उस लॉस को झेलने के लिए किसान को मजबूर होना पड़ता है। मौसम में इसी बदलाव के कारण कभी अचानक रोग बीमारियों का प्रकोप बढ़ जाता है। कीट जो हमारे पास नहीं आते थे वो अचानक आ गया। अगर हम अपने क्षेत्र की बात करें, बुंदेलखंड क्षेत्र की बात करें, तो हमारे किसान खरीफ के मौसम में बुंदेलखंड क्षेत्र तिल बोने के लिए, उर्द मूंग बोने के लिए प्रसिद्ध था। अभी किसान उर्द और तिल मूंग को छोड़ के धान की तरफ शिफ्ट कर गए हैं। किसान तिल लगाना नहीं चाहते हैं, उर्द मूंग लगाना नहीं चाहते हैं। वजह क्या हो गई? वजह मात्र है मानसून का समय से नहीं आना, एक बात। दूसरी वजह है, अगर मानसून समय से आए या लेट में आए, वर्षा का असमान वितरण एक नुकसानदायक कारक है। तो सर, क्लाइमेट चेंज में पलायन को किस तरह से देखते हैं? हमारे देश की अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर है। पूरे देश की ग्रामीण क्षेत्र के लोग कृषि पर ही निर्भर रहते हैं, चाहे उनकी अपनी खेती हो या वो किसी खेत में कार्य करते हों। जलवायु परिवर्तन के कारण कभी सूखा हो गया तो कृषि का कोई कार्य नहीं हुआ। कृषि में लगे हुए लोग, चाहे किसान हो या श्रमिक, उनके पास काम नहीं है। बाढ़ आ गया तो भी कृषि कार्य बाधित हो गए, फिर उनको रोज़गार नहीं मिल रहा है। तो रोज़गार के लिए लोग पलायन करते हैं कि यहाँ जब रोज़गार नहीं है तो हम एक जगह से दूसरी जगह तक जाएं। उसका संबंध सीधा संबंध है जलवायु परिवर्तन, जो जिस पे निर्भर था, कृषि पर निर्भर था। कृषि में उनके पास कार्य नहीं है तो आखिर कहाँ जाएंगे? वो शहर की तरफ भी रुख करेंगे जहाँ कुछ कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, कुछ मैन्युफैक्चरिंग का काम हो रहा है, वो उसी में जाके काम करते हैं। तो कुल मिला के रोजी रोजगार के खोज में लोग ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र की तरफ पलायन करते हैं। सर, आपके विचार में सबसे प्रभावी नीतियाँ क्या हैं सरकार की, जो क्लाइमेट चेंज के खिलाफ लागू हो सकते हैं? हर एक नीतियाँ क्लाइमेट चेंज में सहयोग न दें, इसके लिए लागू की जाती है ताकि हमारा क्लाइमेट चेंज न बढ़े। क्लाइमेट चेंज में हमारा कंट्रीब्यूशन कम से कम हो। हर एक सेक्टर का योगदान है। जैसे कृषि के सेक्टर मैंने कहा 24% है, औद्योगिक क्षेत्र है उसका योगदान है, परिवहन क्षेत्र का योगदान है। तो जो क्षेत्र योगदान करती है उस क्षेत्र में कुछ प्रभावी नीतियाँ लानी पड़ती है। जैसे कृषि की ही बात अभी एक एक करके कर लेते हैं तीनों की। कृषि में ही
जो ऊर्जा के स्रोत हैं उनको आप बदल लीजिए। पंप सेट चलाते थे लोग पहले, पंप सेट से जितना प्रदूषण होता था उसकी तुलना में प्रदूषण घट गया बिजली के आने से, बिजली का यूज़ करने से। फिर भी प्रदूषण जीरो नहीं हुआ है, प्रदूषण तो फिर भी हो रहा है, क्योंकि कहीं से जहाँ बिजली बन रही है वहाँ पे तो वो एनर्जी यूज हो रहा है, कोयला जल रहा है। उस बिजली को छोड़ के अगर हम शिफ्ट कर जाएँ सोलर ऊर्जा पर, सरकार की नीतियाँ हैं कि आप सोलर ऊर्जा का प्रयोग करिए, तो ये सहयोग कर रही है कि जलवायु परिवर्तन को कम से कम किया जाए कृषि क्षेत्र में। उसके अलावा पानी का प्रयोग सीमित मात्रा में करिए, जितना आवश्यक हो उतना ही करिए। खाद की मात्रा का प्रयोग सीमित करिए, जैविक खेती करिए, प्राकृतिक खेती करिए। तो ये सब जलवायु परिवर्तन में होने वाले दुष्प्रभाव से बचने के उपाय हैं। मोटे अनाजों की खेती करिए, देखिए गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है कि आप मिलेट का खेती करिए, क्योंकि मिलेट के फ़ायदे हैं, पानी कम चाहिए, उनको खाद भी कम चाहिए, उनको बोने के लिए बहुत ट्रैक्टर दौड़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो भी कम चाहिए। ये सभी सरकारी नीतियाँ हैं जो कि हमारे जलवायु परिवर्तन को कम करने में, रोकने में मददगार साबित होता है। तो सर क्या सरकार की कुछ चुनौतियाँ भी हैं इसमें? चुनौतियाँ अवेयरनेस के रूप में देख सकती हैं मैडम, जागरूकता। सरकार केवल कहते रहेगी और हम नहीं सुनेंगे तो फिर प्रभावी नहीं होगा। गाड़ी पूल करिए, एक ही कॉलोनी से निकल के एक ही ऑफिस में अगर आना है, अलग अलग 5 लोग गाड़ी लेके आएँ, एक गाड़ी में तो आ सकते हैं ना। तो सरकार तो कहती है भाई पूल करिए, अब हम मानते हैं हम क्यों पूल करें, हमारा खर्च हो रहा है, ठीक है खर्च आपका हो रहा है, लेकिन जो पेट्रोल जल रहा है वो भी आप ही का जल रहा है, बट जल के वातावरण में जा रहा है, वायुमंडल को प्रदूषित कर रहा है। जागरूकता की ज़रूरत है कि इसमें हम जागरूक हो जाएं, हम बात समझें, वृक्षारोपण करें, वृक्षारोपण के बाद उसकी देखभाल करें। हमने एक पेड़ लगाया, फ़ोटो खिंचा लिया, हमारा काम ख़त्म हो गया, यहाँ से नहीं होगा। हम अपने घर का कूड़ा रोड पर डाल देते हैं। जी, तो सर ये भी है कि जो नवीनीकरणीय ऊर्जा के जो स्रोत हैं उनको अपनाने की क्या आवश्यकता है क्या, और अगर है हाँ तो फिर उससे फायदे किस तरह के हो सकते हैं? बिल्कुल मैडम, इसमें हमें नवीन ऊर्जा के स्रोतों को अपनाया जाना चाहिए। उनमें से प्रमुख हैं सौर ऊर्जा और वायु ऊर्जा। वायु ऊर्जा जहाँ पे कि बहुत तेज़ हवा चलती है, वहाँ पर विंड मिल लगाकर उस ऊर्जा के स्रोत को यूज किया जाता है। तो ये हर जगह उपयोग में नहीं ला जा सकता है, वो उन्हीं क्षेत्रों के लिए उपयोगी है जहाँ पर कि हवा तेज़ चलती है, समुद्र का किनारा या कुछ अन्य क्षेत्र। सौर ऊर्जा, हमारा देश इस मामले में बहुत खुशनसीब है कि हमें बहुत अच्छी सौर ऊर्जा हमें मिलती है पूरे देश में। और देश के बाद जब हम अपने क्षेत्र की बात करें, बुंदेलखंड क्षेत्र में, तो इस मामले में हम बहुत रिच हैं। अब बारी आती है कि इसको हार्वेस्ट करें, इस सौर ऊर्जा का हम प्रॉपर उपयोग करें। फ़ायदे ये हैं कि बिजली का खर्च बचत करने के साथ साथ बिजली हमें कम उत्पादन करना पड़ेगा, तो कोयले की हमारी बचत होगी। बचत उधर कोयले की हुई। अभी मैंने आपको शुरुआत में जलवायु परिवर्तन में कहा था कि माइनिंग जो हम करते हैं, खनन भी जलवायु परिवर्तन में योगदान करता है। कोयला निकालने के लिए खनन करना पड़ता है, वो खनन भी कम होगा, तो खनन कम होने के कारण जलवायु परिवर्तन पे उसका असर थोड़ा घट जाएगा। कोयला हमें महंगा होता है और ऐसे स्रोत हैं जहाँ पर कि जिसकी मात्रा सीमित है, असीमित नहीं है। उसके बाद जब वो जलता है कोयला, उससे ही प्रदूषण फैलता है, उस प्रदूषण से भी हम बचेंगे। ऊर्जा हमें चाहिए, हमें ऊर्जा भी मिल गया, और उनके जो हमारे पुराने स्रोत हैं ऊर्जा के, जिसको हम ट्रेडिशनली उपयोग में ला रहे थे, उसके दुष्प्रभाव से भी बच गए। सापेक्ष या परोक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से जो भी नुकसान थे उस दोनों से हम बच जाते हैं, साथ ही हमारा खर्च भी बच जाता है।